जैसा कि आज हमारा फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक हमारे पास बच रहा है और वह हमारा टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना या मुस्लिम लीग। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि भारत के विभाजन में सबसे ज़्यादा योगदान जिस पार्टी या जिस दल का रहा वह पार्टी थी मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग के बारे में कहा जाता है कि यह भारत में दो तरह के मुसलमानों का डिवाइडेशन हो गया था। एक तरह से दो तरह के मुसलमान थे, एक तो राष्ट्रवादी और एक विभाजनकारी मुस्लिम्स। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम्स थे वह ब्रिटिश सरकार को तुरंत बाहर निकालने का या जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करते थे। यानी उनकी सोच या उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वह मुस्लिम कम्युनिटी के माध्यम से या मुस्लिम आंदोलनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट विरोध करते थे, प्रत्यक्ष विरोध करके उन्हें बाहर निकालने में विश्वास रखते थे। जबकि दूसरी धारा जो व्यक्ति थे, आगे आएगा बिंदु, वे मुस्लिम कम्युनिटी के समर्थन से ब्रिटिश सरकार का वफादार बनना चाहते थे और ब्रिटिश सरकार के सहयोग से अपने लिए एक नए राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। तो मुस्लिम लीग की स्थापना देखेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या थे या वे कारण जिनके कारण इसकी स्थापना हुई और उसका प्रभाव क्या रहा या ऐसा क्या प्रभाव रहा मुख्य रूप से जिसने भारतीय राजनीति को या भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करने का काम किया है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी हमने बात कर रखे हैं, सबसे बड़ा जो योगदान है भारत में राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना में वो हमेशा यही आएगा। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति के समय हिंदू और मुस्लिमों में एकता रही। हिंदू मुस्लिम एकता। अब ये हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही शायद 1857 की जो क्रांति थी वह इतनी प्रबल प्रतिरोध कर पाए अंग्रेजों का कि उससे ब्रिटिश शासन हिल गया। ब्रिटिश सरकार का जो प्रबल प्रतिरोध किया हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर, तो उस प्रबल एकता के कारण या उस प्रबल प्रतिरोध के कारण ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थी। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेज़ों के द्वारा इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की। इसको तोड़ने का प्रयास प्रारंभ होता है अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेज़ों के द्वारा इस एकता को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इसी क्रम में अभी आगे बात करेंगे। हालांकि 1870 तक तो हिंदू मुस्लिम एकता रही, बहुत अच्छी प्रकार से रही। अगर मैं कह दूं कि मुस्लिम्स में भी एकता रही, मुस्लिम्स में भी क्या रही, एकता, यानी एक विचारधारा के आधार पर ये लोग क्या करते थे, काम करते थे। अब यहाँ से मुस्लिम्स में भी डिवाइडेशन होने लगे। अभी जैसे मैं बता रहा था, दो तरह की विचारधाराएं प्रारंभ हो गई यहाँ से कि एक तो ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रहे हैं और एक ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस तरह का डिवाइडेशन हो गया यहाँ से, मतलब यहाँ से। ठीक है, 1872 में तो एक घटना होती है, मिंटो की हत्या कर दी जाती है। कहाँ कर दी जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारा है वहाँ ये पहला वायसराय है जिसकी हत्या कर दी जाती है, इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है,
तो 1870 में हिंदू मुस्लिम एकता में विभाजन शुरू होता है, जो कि अंग्रेज़ों का मेन उद्देश्य है। क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज़ों की जो चाल है वो एक किस चाल में बिलीव करते हैं, फूट डालो और राज करो। और अब यहाँ पर फूट किस में डालनी है, यहाँ पर फूट डालनी है हिंदू और मुस्लिम में। इससे पहले किस में डाली थी उन्होंने, शासकों में। जब जब 1858 से पहले इन्होंने फूट डालने का काम किया था देशी राजाओं शासकों में, चाहे वो हिंदू शासक हो चाहे वो मुस्लिम शासक हो। लेकिन 1858 के बाद से लेकर आगे तक इन्होंने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी, जो पूरी कम्युनिटी है, समाज है, दोनों उन समाजों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। यानी शासक वर्ग तो जब इनसे पराजित हो गया या प्रशासनिक तौर से पूरा भारत मुसलमानों के ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया, उसके बाद अब इन्होंने देखा कि ये जो यूनिटी है इसके कारण यहाँ प्रशासन करना क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। यानी अंग्रेज़ी सरकार के लिए या ब्रिटिश सरकार के लिए ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर, क्यों इसका विभाजन जरूरी क्यों था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से, या मैं लिख दूँ इस एकता के कारण ब्रिटिश प्रशासन की क्या हिल गई हैं, जड़ें। और जड़ें हिलने का मतलब क्या हो गया, प्रशासनिक कार्य करना या प्रशासन चलाना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल हो रहा था, प्रशासन चलाना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। यानी उन्हें लग रहा है कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना क्या हो जाएगा, संभव नहीं रहेगा। तो उन्होंने अब क्या काम किया, इस एकता में क्या कर दिया, विभाजन करने का काम शुरू किया। और जो उनका प्रमुख नारा था फूट डालो राज करो, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ रहा है। ठीक है, आगे चले। तो ये इसका और फिर इन्हें मौका कब मिल रहा है, मुस्लिम लीग को डेवलप होने का मौका कब मिल रहा है, आगे लिखेंगे उस कारण में, कारण आएगा स्वदेशी का जो प्रभाव हुआ उसका। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि मुस्लिम्स वाकई में भारत से अलग नहीं होना चाहते, क्योंकि वो वहाँ रहना चाहते थे। अगर उन्हें अलग ही होना होता तो शायद मुस्लिम्स भारत में बसते नहीं, और अगर बस गए हैं तो शायद वो इस देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए तैयार थे। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता में जहर घोलने का काम किसने किया, ब्रिटिश सरकार ने किया। और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ इस तरह से इम्प्लीमेंट की अपनी नीतियों को कि हिंदू और मुसलमान या मुस्लिम्स जो थे वो फिर दोबारा से कभी भी इतने मजबूत रूप से नहीं जुड़े जितनी मजबूती के साथ वो 1857 की क्रांति के समय थे। तो आगे देखें आप, इसके लिए अब इसकी स्थापना के चरण देखें आप। ठीक है, तो स्थापना के जो चरण हैं मैं आपको एक एक क्रम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। तो देखिए आप, स्थापना के लिए गए ये अक्टूबर 1906 में एक प्रतिनिधि मंडल जाता है 35 सदस्यों का। इसमें पहले हम बात कर लें दो व्यक्तियों की, मार्ले और मिंटो। मिंटो रहे 1905 से 1910 के करीब भारत के वायसराय थे, और ये भारत सचिव है। ठीक है, तो पहले तो ये मिलने गए हैं 1906 में अक्टूबर में। 35 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जाता है मिंटो के पास। मिंटो के पास जाता है तो वो अपने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये मांगे रखता है कि मुसलमानों को राजनीतिक स्तर पर अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। यानी राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं या राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना चाहते हैं, या उसकी मांग को लेकर गए हैं। किस आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर। सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त करना चाहते हैं मुस्लिम्स। तो ये प्रतिनिधि जो सदस्य गए हैं ये उनसे मिलते हैं,
तो मिंटो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी मांगों पर क्या देंगे, ध्यान देंगे। तो अब मिंटो जो हैं वो आगे से पहले भी उन्होंने प्रयास किया कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो वर्तमान में है उसके सचिव, अपने सचिव स्मिथ को मिंटो ने क्या किया, देखो, तोड़ने के लिए उससे पहले अपने सचिव स्मिथ को अलीगढ़ की जो विश्वविद्यालय है वर्तमान में उसकी जो प्रारंभिक संस्था थी उसके प्रिंसिपल के पास भेजा अपने प्रतिनिधि स्मिथ को। ठीक है, प्रिंसिपल सचिव के पास भेज दिया इसने इनको। ठीक है, मोहसिन उल मुल्क, ठीक है, तो मोहसिन उल मुल्क के पास गए तो उन्होंने भी यही मांगे रखी कि हमें सांप्रदायिक आधार पर या हमें भी अलग से राजनीतिक नेतृत्व मिलना चाहिए। यानी मुस्लिम्स की जो दशा भारत में है वह दशा बहुत अच्छी नहीं है, उस दशा को अच्छी बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मिंटो भेज रहा है सचिव को, सचिव जा रहा है मुस्लिम सचिव के पास जो उस विद्यालय का है, विश्वविद्यालय का, ठीक है, उसके पास सचिव को भेज रहा है अपने। ठीक है, तो वो सचिव भी यही सोच रहा है, उसकी माइंड ब्रेन वॉश कर देते हैं मुस्लिम्स का मिस्टर स्मिथ कि आपको भी अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या आपको भी राजनीति में सक्रिय भाग लेना चाहिए, आप भी कांग्रेस की तरह कोई संस्था बनाकर अपनी मांगों को उचित प्रकार से रख सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसी मंत्रणा कर रहा है उसके साथ। अब ऐसी मंत्रणा कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिलने लगता है तो उसकी भावनाएं और प्रबल हो जाती हैं, उसकी आकांक्षाएं जाग जाती हैं। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हम भी अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकते हैं, या हम भी अपने लिए एक नए प्रांत की रचना कर सकते हैं, या मुस्लिम्स के लिए भी अलग से सीटें निर्धारित की जा सकती हैं। तो ऐसा विचार वहाँ आ रहा है पहले, यहाँ इनमें ऐसा विचार आया। फिर आगे 35 सदस्य एक प्रतिनिधि मंडल मिलने गया है मिस्टर मिंटो के पास, तो मिंटो इनको क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ आने वाले टाइम में, आश्वासन दे दिया कि हाँ हम आपकी समर्थन में या आपकी मांगों पर क्या करेंगे, गौर करेंगे, ध्यान देंगे। यानी मना नहीं कर रहे हैं, माहौल तैयार करेंगे। ध्यान देने का क्या दे दिया, आश्वासन दे दिया। अब इस आश्वासन का क्या मतलब हो गया कि ये जो आश्वासन दिया जा रहा है, ये आश्वासन क्यों दिया जा रहा है कि अब ये माहौल देखेंगे, एकदम से हाँ नहीं कर दिया उन्होंने, ये देखेंगे कि इनके साथ कितने मुस्लिम्स हैं या मुस्लिम कम्युनिटी कितना यूनाइटेड है या कितना वो कांग्रेस के अगेंस्ट जा सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो स्थापना हो रही है या यहाँ पर जो अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे एकदम से हाँ नहीं कर रहे, उनको कहा है कि हम आपकी मांगों पर ध्यान देंगे। तब तक मुस्लिम लीग या जो ये नेतृत्व है ये शांत थोड़ी बैठेगा, ये शांत नहीं बैठकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जन समर्थन तैयार करने का काम करेगा या माहौल बनाने का काम करेगा। और जितने लोग इनके साथ जुड़ेंगे मुस्लिम लीग के रूप में, उतना ही इनका जो दावा है वो और भी मजबूत होगा। तो इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ये मिस्टर मिंटो माहौल देखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा प्रभावी या संयुक्त या योजनाबद्ध होकर या एकता के साथ मुस्लिम खड़े होंगे, उतना ही ये मुसलमानों के पक्ष में करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आगे चले, आगे चलते हैं। और ये थे मिस्टर आगा खां के नेतृत्व में, ये आगे लिखवाएंगे इसलिए मैंने अभी यहाँ बताया है खाली, ठीक है, क्योंकि ये बनेंगे इसके पहले स्थायी अध्यक्ष। तो आगे चलते हैं। आगा खां के नेतृत्व में 35 सदस्य अक्टूबर में किससे मिल रहा है, वायसराय से। आप इनको देखिए, ठीक है, अब आगे की तारीख डालेंगे, फिर एक बार देखें आप इनको। तो आप इसको देखें, ठीक है ना। तो आप देखें, अब इसको सांप्रदायिक आधार पर अक्टूबर में निर्धारित किया जा रहा है कि कार्यक्रम क्या किया जाएगा। अब आगे चलते हैं।
आश्वासन मिल गया यानी आग लगा दी अंग्रेजों, वो हम कहते हैं ना थोड़ा सा एक चिंगारी दिखा दी है, किसको? मुस्लिम्स को। कहाँ के? भारतीय मुस्लिम्स को। तो अब आगे चलते हैं फिर 30 दिसंबर 1906 कहाँ? ये याद कर लें आप, ढाका, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, ये कौन है? संगठनकर्ता। अध्यक्ष अध्यक्ष कुछ भी नहीं है, ध्यान रखें, संगठनकर्ता। ठीक है, क्या नाम हो गया? किसकी स्थापना हो गई 30 अक्टूबर को? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, इसको पाकिस्तान जब बन गया तो खाली इसको मुस्लिम लीग कह रहे हैं हम। ठीक है ना, पाकिस्तान के निर्माण के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का शॉर्ट में नाम क्या हो गया? मुस्लिम लीग। लेकिन वो कब हुआ? जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया। देखो कहाँ हो रही है? 30 दिसंबर 1900। और कब हो रही है? 30 दिसंबर 1906। कहाँ हो रही है? ढाका। कौन है संगठनकर्ता या संस्थापककर्ता? संस्थापक भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि अभी अध्यक्ष नहीं है बनाई है ना, संस्थापक। कौन है? नवाब सलीमुल्लाह। कहाँ के हैं? ढाका के नवाब है। क्या नाम रखा है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हालांकि इन्होंने इसका दूसरा नाम भी रखा था, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फेडरेशन। ठीक है ना, तो वो चला नहीं, तो उस नाम की आवश्यकता नहीं है आपको यहाँ पर। और इसके सभापति कह दूँ, अभी अध्यक्ष नहीं कहेंगे इसको भी, इसके सभापति थे वकार उल मुल्क। वकार उल मुल्क इसके सभापति थे। ठीक है, पहला चरण हो गया, स्थापना हो गई किसकी? मुस्लिम लीग की। मुस्लिम लीग की कहाँ हो रही है? ढाका में। कौन कर रहे हैं? वो सभापति कौन है? वकार उल मुल्क। फिर उसके बाद चलते हैं अगली 1907। कौन सा अधिवेशन है? कराची। ठीक है, यहाँ मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया। ठीक है, तो उसके इस संविधान में जो थे वो मुख्य उद्देश्य इसके 3 थे। ठीक है, एक अपन जोड़ देंगे 4 हो जाएंगे। पहला तो है कि मुस्लिम्स को ब्रिटिश सरकार का वफादार बनाना। क्या बनाना? ब्रिटिश सरकार का वफादार बनाना। ठीक है, बनाना होगा, यानी मुसलमानों को। दूसरा, कांग्रेस का प्रभाव कम करना। ठीक है, तीसरा जो प्रभाव है वो ये है कि मुस्लिम्स का या मुसलमानों का अन्य संप्रदायों के प्रति जो घृणा है, नफरत है, या घृणा को क्या करना? कम करना। ठीक है, और ये ध्यान रखें, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, बाकी जो 3 थे मुख्य उद्देश्य वो ये हैं। ठीक है, ये तो हमने जोड़ लिया वहाँ, क्योंकि कांग्रेस से कंपटीशन है इसका, क्योंकि कांग्रेस भी यही काम करना चाह रही है, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग बनाना चाहती है, संप्रदाय के बीच में यूनिटी लाना चाहती है, ताकि ब्रिटिश सरकार का क्या किया जा सके? विरोध किया जा सके, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा सके और मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलवाना। मुसलमानों को राजनैतिक
प्रतिनिधित्व दिलवाना। ये ऐसे करके इसके 3 मुख्य उद्देश्य था और एक इनडायरेक्ट जो छुपा हुआ उद्देश्य था वो था। तो आप देखें, इसको आराम से पढ़ते चलें, ये जो बताया जा रहा है उसको याद ध्यान भी करते चलें, दिमाग में बैठता जाएगा, कन्फ्यूजन कोई आएगा नहीं। ठीक है। आगा खान ने पहली बार डिमांड रखी, प्रतिनिधि के रूप में गए, यानी पहला प्रयास उनकी तरफ से किया गया। उसके बाद दूसरा प्रयास कर रहे हैं नवाब सलीमुल्लाह, प्रयास क्या कर रहे हैं, संस्थापना ही कर दी है, पहले सभापति। अब कुछ लोग क्या है यहाँ कन्फ्यूजन कर देते हैं कि अध्यक्ष है या नहीं है। इन्होंने उस सभा की अध्यक्षता की थी, मतलब जो वो बैठक हो रही थी ढाका में, उसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो कई लोग इनको अध्यक्ष के तौर पर मान लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, जबकि अभी आगे आएगा जब मैं आपको बताऊंगा तो ये अध्यक्ष नहीं है, ये उस सभा की उन्होंने क्या की थी, सभापति थे वहाँ के। अध्यक्ष के तौर पर जिसको माना जाता है वो आएंगे आगा खां, अभी 1908 में जब स्पेशल तौर पर सम्मेलन होने लगेंगे। आप इसको देखें, आगे चलें हम। 1908 में क्या होता है देखें, तीसरा सम्मेलन। एक बात और ध्यान रखें आप, इसके जो सम्मेलन होते हैं वो ये सम्मेलन करते हैं कांग्रेस के बाद। कांग्रेस के बाद करने का कारण क्या है, देखो कांग्रेस के बाद करने का कारण यही है कि ये लोग, अभी जैसे मैंने लिखाया था यहाँ, क्योंकि आपको पता है ना कांग्रेस के भी 28 से 30 दिसंबर के बीच में चलते हैं, अभी भी यही परंपरा है। तो ये भी लोग 30 तारीख को ही कांग्रेस के बाद करते थे अपना सम्मेलन, ताकि इसने जो घोषणाएं की है कांग्रेस ने, उन घोषणाओं का विश्लेषण कर सके, या उसकी कोई वीकनेस है, कोई उसकी कमजोरी है, कोई उसमें कोई लूप आ जाता है, या मुसलमानों को कोई बात अच्छी नहीं लगती है, तो उस बात का विरोध करने के लिए क्या करते थे, कांग्रेस के सम्मेलन के बाद अपने सम्मेलन आयोजित करते थे, सालाना जो होते थे वैसे। तो 1908 में अमृतसर, ठीक है। अब कौन है यहाँ पर, आगा खां, ठीक है, अध्यक्ष बन गए और ये बने हैं स्थायी अध्यक्ष। कुछ लोग इन्हें 1907 में भी कह देते हैं, ठीक है, आपके ध्यान में रहना चाहिए। उसका कारण बता देता हूं अभी। आगा खां क्या थे, बेहद व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, बड़े नेता हैं, तो अत्यधिक टाइम इनका व्यस्त रहने में और कई कार्यों को करने में चला जाता है, तो व्यस्त रहते हैं। तो व्यस्त रहने के लिए 1908 से ही अस्थायी कह दें या कार्यकारी अध्यक्ष कह लें, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की परंपरा चालू हुई थी, ठीक है। तो अध्यक्ष बनाए जाने लगे, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। अब यहाँ महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, महत्वपूर्ण घटना ये रही कि इन्होंने अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग पहली बार की, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर ली, मांग प्रथम बार की। यानी आप समझ सकते हैं कि ये भारत विभाजन की पहली मांग हो गई है, लेकिन अभी ये भारत विभाजन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये भारत में रहकर ही अलग से मुस्लिम्स के लिए क्या मांग रहे हैं, निर्वाचन क्षेत्र, यानी कुछ क्षेत्र मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिए जाने चाहिए। इन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस के अंदर ही मुसलमानों को खड़ा कर देती है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है,
समझ में आई ना बात? विरोध क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि वो फिक्स नहीं है, कभी कर सकती है और कभी नहीं कर सकती। अब जैसे आरोप लगते रहते हैं बीजेपी पर, अभी गुजरात में पिछली बार अभी चुनाव हुए थे तो शायद मुस्लिम्स कैंडिडेट एक भी खड़े नहीं किए थे, ठीक है। तो ऐसे कोई फिक्स नहीं है, और कभी चाहे तो कर दें, कभी चाहे तो नहीं करें। तो इस असमंजस की स्थिति से बचने के लिए ये फिक्स करने की मांग कर रहे हैं कि हमें फिक्स इतनी सीटें निर्वाचन क्षेत्र में मुसलमानों को दी जानी चाहिए। तो पहली बार ऐसी मांग की तो ये महत्वपूर्ण घटना हो गई। और तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम, या भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1909 एक ही बात है, ठीक है, के अंतर्गत यह मांग क्या कर ली गई? यह मांग मान ली गई। अब आप देखिए इजी वे में चल रहे हैं हम, तो हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मांग मान ली गई, इसका मतलब इनडायरेक्टली भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, इनडायरेक्टली मांग मान ली गई है। कांग्रेस की स्थापना हुई 1907 में फिर। और एक बात और ध्यान रखें, याद आ जाती है, आप याद कर लें, इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो रखा गया लखनऊ। मुख्यालय कहाँ है इसका? लखनऊ, ठीक है। मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अब इतनी बात हो गई। इसके बाद आगे चले, एक और डेट लिख लेते हैं हम, आपको याद रहेगी। कहीं जगह तो लिखा हुआ है 1910 और कहीं जगह लिखा हुआ है 1908। क्यों? याद कर ले कि जो अमीर अली है, कुछ लोग आमिर भी लिख देते हैं इसको, अमीर अली ने मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना की। लंदन शाखा किसकी? मुस्लिम लीग की। स्थापित की गई 1910 में, ठीक है। तो इस तरह की जानकारी है, ये सारी जानकारियां आपके काम की हैं, आप लिख लें इसको तो आपके काम आएगी। ज़्यादा कुछ बातें नहीं पूछी जाएंगी आपसे इसमें, यही प्रश्न आएगा छोटा अगर आएगा तो। और अगर और भी कुछ आ जाता है तो बिहार के सलीम अली या सलीम इमाम पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, ये मैंने बताई थी आपको। सलीम बिहार के हैं, सलीम इमाम ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। सर अली इमाम, ठीक है, सर अली इमाम। तो ये सारी जानकारी एक बार आप अपने माइंड में रखें। इसको अक्टूबर 1906, 30 दिसंबर 1906, 1907, 1908, 1909, 1910। क्यों चुना गया कार्यकारी अध्यक्ष? क्योंकि मिस्टर आगा खां हैं वो अत्यधिक व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। सलीम लिखा है यहाँ पर, सर अली, क्षमा चाहूँगा मैंने सर और अली को मिलाकर सलीम कर दिया ना। सर उपाधि आपको पता है और अली इमाम, सर अली इमाम, बोल मैं शायद सर अली इमाम ही रहा था, ठीक है। तो सर अली इमाम पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं मुस्लिम लीग के। आगे चलें, आगे देखें आप, जो कुछ भी यहाँ लिखा हुआ है वो सब किसी न किसी एग्जाम में या तो पूछा गया है या आप अपने उत्तर को अच्छा बनाने के लिए उस चीज़ को ऐड करते हुए चले। आगे देखें अब आप,
तो लीग, अब लीग आप मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मुस्लिम लीग, ठीक है, ये लिखी हुई है वैसे तो। मुस्लिम लीग का प्रारंभिक यानी 1940 से पहले का जो कार्य रहा है वो सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन क्षेत्र की मांग करना, ठीक है, कांग्रेस की आलोचना करना, कांग्रेस से असहयोग करना, ठीक है, कांग्रेस और अन्य राष्ट्रवादी दलों में विभाजन करना। अब प्रश्न आता है कि क्या सभी मुसलमान ऐसे ही थे? क्या सभी मुसलमान ऐसे ही कार्य करते थे, या सभी मुसलमान जो थे वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने के लिए भारतीय कांग्रेस का विरोध करने की नीति करते थे? तो ऐसी सारी बातें खड़ी होती हैं जब हमें जानकारी आगे पता लगती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आगे चले, फिर दो इम्पोर्टेंट बातें और हैं, आपको ध्यान आ जाएंगी। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने, अब देखो तारीख का तो कह नहीं सकते, लेकिन कहा जाता है 23 मार्च 1940, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहे हैं किसकी? मुस्लिम लीग के सम्मेलन की। तो यहाँ पर पहली बार राष्ट्र, मैंने जैसे बताया 1940 से पहले तक तो क्या कर रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 1937 के चुनाव में भी मुस्लिम लीग का प्रदर्शन ठीक नहीं था। गोलमेज सम्मेलनों में मुस्लिम लीग बार बार जाकर सांप्रदायिक आधारों पर अपनी मांग मनवाने का प्रयास करती थी। उससे पहले भी किसी आंदोलन का सहयोग करती थी और किसी आंदोलन का सहयोग नहीं करती थी। यानी जो अभी मैंने 4 कारण बताए, बिल्कुल वैसा ही मुस्लिम लीग का क्या रहता था? आचरण रहता था। तो आगे जब 1940 में 23 मार्च 1940 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने किसकी मांग करी, जब ये अध्यक्ष बने, द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाते हुए मुस्लिम्स के लिए, मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। उनका कहना था कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग संस्कृतियां हैं, हिंदू व मुस्लिम 2 विपरीत संस्कृतियां हैं, 2 विपरीत संस्कृतियां हैं, यानी 2 अलग अलग राष्ट्र, 2 अलग अलग राष्ट्र हैं, ठीक है। तो ये विचार बने कब? अब देखो इसका एंटी जब इधर चलते हैं, इससे पहले जब मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, ध्यान से सुने आप, जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है तो इन्होंने मुस्लिम लीग में जाने की बजाय, मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हो रहा उसमें मोहम्मद अली जिन्ना नहीं जा रहे हैं, नहीं गए। वो ढाका में जो सम्मेलन हुआ है 1906 में, उसमें नहीं जा रहे हैं, ये ध्यान कर लें आप। इन्होंने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में जाने की बजाय 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में गए हैं। मिस्टर अली कहाँ गए? 1906 में, जो कलकत्ता में हुआ, ये ध्यान कर लें आप। मैंने आपको एक शब्द बता रखा है पहले, बकसूरत। सूरत में डिवाइडेशन हुआ नरम दल और गरम दल में, तो उससे पहले वाले सम्मेलन में गए हैं मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। कहाँ नहीं गए? ढाका नहीं गए,
क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें मुस्लिम लीग में कोई रुचि नहीं थी। इनका मानना था कि जब कांग्रेस जैसी संस्था पहले से ही काम कर रही है, जो काम मुस्लिम लीग करना चाह रही है वही काम पहले से ही कौन कर रहा है? कांग्रेस कर रही है, तो अलग से पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे विचारों वाले व्यक्ति जो राष्ट्रवादी कह सकते हैं, उनको वाकई में जो राष्ट्रवादी थे उस समय, ऐसे व्यक्ति के विचारों को बाद में ब्रेन वॉश कर दिया गया। यानी जब मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेस में अहमियत नहीं मिल रही है या कांग्रेस में उनके विचारों को बराबर महत्व नहीं दिया जा रहा है, या लीग के विचारों को, यानी जो विभाजनकारी जो विचार रखे जा रहे हैं, उन विचारों को क्या मिल रही है? छूट मिल रही है। आप नहीं देखे, आपने भी तो मूवी देखी ना, गदर वगैरह। दूसरी आप गदर मूवी देखते हैं तो उसमें भी तो एक व्यक्ति तारा सिंह की मदद करता है, वहीं पाकिस्तान में उससे जितनी हो सकती है उतनी मदद करता है, यानी वो भी हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन करता है। मैंने एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं होने को, तो आप देखेंगे क्रांतिवीर मूवी देखेंगे तो नाना पाटेकर हिंदू मुस्लिम को एक करने में लगा रहता है, ठीक है। यानी हिंदू और मुसलमानों को एक करने की बात करने वाले लोग हैं, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन को अस्वीकार करने वाले लोग भी हैं। जो स्वीकार कर रहे थे इस चीज़ को, वो भारत से कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए। और जो मुस्लिम भारत का विभाजन का विरोध कर रहे थे या उनको पाकिस्तान नहीं चाहिए था, वो कहाँ रह गए? भारत में रह गए। तो ऐसे व्यक्ति तब भी थे जब मुस्लिम लीग बन रही है, कांग्रेस से विभाजन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसे व्यक्तियों को महत्व न देकर शायद इन मुस्लिम लीग के नेताओं को ही मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया। क्या गलती हो रही है कांग्रेस से? वह लीग को ही क्या मान रही है कि यह जो लीग है यही एकमात्र संस्था है किसकी? मुस्लिम्स की, एकमात्र मुस्लिम संस्था मान रहे हैं इसको। और ये मानने का नुकसान क्या हो रहा है कि और जो व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे कांग्रेस से क्या हो जाएंगे, या जो कांग्रेस के जो व्यक्ति बचे हैं मुस्लिम्स, वह धीरे धीरे या तो अपनी स्थिति कमज़ोर पाएंगे या फिर वो कहाँ चले जाएंगे? लीग में चले जाएंगे। देखो आगे क्या होता है फिर, तो विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा देना। तो 1913 में ये लीग के सदस्य बनते हैं, लीग के सदस्य बने, और उससे पहले उसके बाद 1920 में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, ठीक है। यानी अब ये पूर्णतः क्या हो गए? लीग के कैंडिडेट हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ से यहाँ चले, जो व्यक्ति पहले लीग की आलोचना कर रहा है वही व्यक्ति बाद में किसको ज्वाइन कर रहा है? लीग को। और किससे इस्तीफा दे दिया इन्होंने? कांग्रेस से इस्तीफा, ठीक है। अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद लीग की गतिविधियां बढ़ जाएंगी, यानी मुस्लिम लीग, यानी मुसलमानों के हितों पर बात करने वाली एक नई संस्था मिल गई है, मुस्लिम लीग। अभी जैसे मैंने बताया तो वहाँ पर इन्होंने फिर मांग कब की? 1940 में। लेकिन अब आप देखें कि अलग से राष्ट्र का नाम नहीं लिया इन्होंने, पाकिस्तान का विचार किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द या विचार दिया किसने? चौधरी रहमत अली ने। ये भी याद रखें, ये भी पूछा गया है, चौधरी रहमत अली, ठीक है। 1930 में मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने ये लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं जिसकी ये गुलसिता हमारा, ऐसा भव्य गीत लिखने वाले जो मोहम्मद अली हैं, उन्होंने 1930 में सम्मेलन में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करते हुए अलग से राष्ट्र की मांग की है, ठीक है। इन्होंने अलग से मुस्लिम राज्य की मांग की है, देश के अंदर रहते रहते ही, ठीक है। दोनों याद रखें आप, इसे इकबाल और इसे इलाहाबाद, इसे इकबाल और इसे इलाहाबाद। क्या मांग कर रहे हैं? भारत के भीतर ही, चलिए मैं थोड़ा दूर रह गया, भारत के अंदर ही मुस्लिम प्रांत बने, अलग से मुस्लिम प्रांत बनाए जाएं। यानी 1940 तो बहुत दूर है,
1930 में ही किसकी मांग करी जा रही है? एक तरह से अलग मुस्लिम प्रांत बनाए जाने की। ठीक है, अब अलग मुस्लिम राष्ट्र क्यों? मैं बार बार आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य क्या था, या छुपा हुआ या अंतिम उद्देश्य क्या प्राप्त किया इसने? भारत का विभाजन। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बताया, किस आधार पर? धार्मिक आधार पर। ये इसका छुपा हुआ एजेंडा था, ऐसा कह सकते हैं। तो एकदम से तो मिला नहीं। तो अब पहले तो मोहम्मद इकबाल क्या कह रहे हैं? भारत के अंदर ही मुस्लिम प्रांत बनाए जाने चाहिए, भारत से बाहर नहीं, भारत का विभाजन नहीं, लेकिन प्रांत कैसा होना चाहिए? मुस्लिम प्रांत होना चाहिए। तो इस कमी को दूर करने की इस बात को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं मैं कि 1909 से लेकर और 1946 के कैबिनेट मिशन तक पाकिस्तान बनाए जाने का समर्थन नहीं किया गया। पाकिस्तान बनाए जाने का समर्थन नहीं किया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, क्योंकि वो अव्यवहारिक था। अंग्रेजों के हिसाब से वो कैसा था? ये प्लान अव्यवहारिक था, चलने वाला नहीं था। आज पाकिस्तान की जैसी दशा है, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही कहा गया था कि पाकिस्तान राष्ट्र नहीं बनाया जाना चाहिए। आज उसकी हालत बहुत खराब है। तो अंग्रेजों को पहले ही पता था, और अंग्रेज चाहते भी नहीं थे। अंग्रेजों का तो एकमात्र उद्देश्य था कि भारत में प्रशासन अच्छे तरीके से चलाया जा सके, और ये हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते रहे और हमारा काम होता रहे। वे खुद भी नहीं चाहते थे कि भारत का किसी तरह से कोई विभाजन हो। तो यहाँ तक इनकी मांग मानी ही नहीं जा रही है, कैबिनेट मिशन आने तक। तो यानी मुस्लिम लीग जो थी वह अपना आधार भी तैयार नहीं कर पाई, क्योंकि हमने कहा 1937 में जो चुनाव हुए, उन चुनाव में मुस्लिम लीग को मात्र 51 सीटें मिल रही थी। 51 सीटें मिल रही थी। ठीक है, यानी इसका प्रदर्शन जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था, उन उद्देश्यों को पब्लिक ने या जनता ने या मुसलमानों ने नकार दिया था। यानी ये अपना अस्तित्व नहीं बना पा रही थी। फिर मांग की पाकिस्तान की, वो मांग भी किसने ठुकरा दी? ब्रिटिश सरकार के द्वारा उस मांग को भी ठुकरा दिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, मुसलमान इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, कम संख्या में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग का प्रदर्शन देखा तो पाकिस्तान बनाने की मांग भी क्या कर दी अंग्रेजों ने? मना कर दिया अंग्रेजों ने। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, इसको देखेंगे एक बार। मैं फिर आपको लास्ट लाइन और बताता हूँ, मतलब मुस्लिम लीग किस हद तक जा सकती है वो देखेंगे अभी हम। ठीक है, एक बार इसको देख लें आप। मुस्लिम्स किस हद तक जा सकते हैं वो देखेंगे। आगे चले। अब सारे विचार फैल हो गए, ब्रिटिश सरकार भी इनके समर्थन में नहीं है, प्रजा भी इनका समर्थन नहीं कर रही है। तो मुस्लिम लीग ने अंत में क्या किया? 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, यानी इन्होंने अपना लक्ष्य कैसे पाया? जो लक्ष्य इनका था वो लक्ष्य कैसे पाने हैं या किस स्तर तक जा रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए, वो देखो आप। 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये डेट पूछी गई है, ध्यान रखें आप, और ये कारण भी पूछा गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यानी दंगे, फसाद, हत्या, लूटपाट,
यानी अव्यवस्था फैला दी गई। यह अव्यवस्था फैली जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग प्रभावित थी, मुस्लिम लीग को बहुमत था, जैसे कि असम, बंगाल, उत्तर पूर्वी भारत या उत्तर पश्चिमी भारत, ठीक है ना, प्राप्त था या समर्थन कर रही थी मुस्लिम लीग, ठीक है। जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग को बहुमत प्राप्त था या जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग समर्थन कर रही थी, वहाँ वहाँ क्या फैला दी गई? अव्यवस्था। अव्यवस्था कैसे फैलाई गई? वहाँ दंगे, लड़ाई झगड़े, खून, हत्या, लूटपाट होने लग गए। मतलब डायरेक्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो बनाया गया, इसका मतलब हम क्या लेना चाह रहे हैं? मुस्लिम राष्ट्र लेना चाह रहे हैं। कैसे लेना चाह रहे हैं? लीग इस तरीके से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यही बताया कि अब यह है मुस्लिम लीग इतने निम्न स्तर तक गिर गई कि उसे लोगों की हत्या करने में भी कोई जोर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसमें। मुसलमानों के द्वारा असंख्य हिंदुओं की हत्या की गई। इस अव्यवस्था से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि हाँ, हम भारत का विभाजन करने के लिए तैयार हैं, या भारत का विभाजन ही एकमात्र क्या बचता है, फिर विकल्प बचता है। एकमात्र विकल्प क्या बच रहा है? भारत का विभाजन। अब भारत का विभाजन किया गया माउंटबेटन योजना के आधार पर, जो कि भारत शासन अधिनियम 1947 में इम्प्लीमेंट हो रहा है वो, ठीक है। तो आप देखिए कि उद्देश्य तो प्राप्त हो गया उसको, मुस्लिम लीग को क्या प्राप्त हुआ? अपना उद्देश्य। लेकिन किस तरह से पाया उसने? असंख्य लोगों की हत्या करके, ठीक है। तो देखें आप, मुस्लिम लीग को बहुमत मिला तो ब्रिटिश सरकार क्या हो गई? चक्कर में पड़ गई। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो अंततोगत्वा ये जो मुस्लिम लीग है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत का विभाजन करवाने में सफल हो गए। सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश सरकार भारत विभाजन को क्या कर लिया? इसने स्वीकार कर लिया, और माउंटबेटन योजना के तहत भारत का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है मुस्लिम लीग की। कहाँ से शुरू हुई? 1906, 7, ठीक है। उसके बाद 1908, 1910, 1913 लिखाया मैंने आपको, 1920, 1930, 1940, 1946, और एक और आई थी वैसे तो 1916 में अल जिन्ना ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे लखनऊ समझौता कहते हैं, ठीक है, 1916 में। तो ये देखें आप, तो ये महत्वपूर्ण सने हैं जो आपको याद रहेंगी। महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन है? सलीमुल्लाह, आगा खां, खोजा संप्रदाय से है ना, वकार उल मुल्क, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, और मार्ले मिंटो तो थे ही, ठीक है। ये व्यक्ति हैं। आगे और आएंगे व्यक्ति, तो अभी मैं कारण और लिखाऊंगा उसमें सर सैयद अहमद खां,
ये याद रख ले, ये व्यक्ति हैं आपको काम आएंगे। और सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, अहमद बरेलवी। ये व्यक्ति सारे किससे जुड़े हुए हैं? मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और मिंटो वो पहले गवर्नर जनरल हैं या वायसराय हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है, मुसलमान के द्वारा की गई थी। और वो मुसलमान कैसे, अब देखो कन्फ्यूजन यहाँ आएगा, या कई बार हम ऐसा सोचने लगते हैं कि वे मुस्लिम जो अंग्रेज़ों को जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकने वाले हैं, वे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के सेवक हैं, या वे मुस्लिम जो ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग या समन्वय बनाने में विश्वास रखते हैं, जैसे उदारवादी और उग्रवादी। अब कौन से ज़्यादा राष्ट्रभक्त हैं ये डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दोनों का नज़रिया अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों का उद्देश्य एकमात्र है, भारत का अधिक से अधिक हित करना। बस अंतर यहाँ आ जाता है कि कोई ब्रिटिश सरकार के सहयोग से भारत का हित करना चाहते हैं, कुछ लोग ब्रिटिश सरकार को बाहर निकाल कर भारत का हित करना चाहते हैं। तो ये हो गए। अब इसके कुछ कारण भी थे, जिन कारणों को हम देख लें। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, वो 3 मुख्य उद्देश्य थे। कारण देखें आप, कारण था इसका, सबसे पहला कारण था ब्रिटिश विभाजनकारी नीतियाँ। यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, आपका काम आसान हो जाएगा। मुस्लिम लीग के स्थापना के कारण, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो गया? ब्रिटिश विभाजनकारी नीतियाँ। ब्रिटिश सरकार की क्या रही? नीतियाँ, ठीक है। दूसरा कारण लिखिए, मुसलमानों का पिछड़ापन। मुस्लिम्स का पिछड़ापन आज भी है थोड़ा, एक तो तकनीकी रूप से, आर्थिक आधार पर और शैक्षणिक आधार पर, ठीक है। कट्टरवाद का उदय, और वो उदय किस तरह का कट्टरवाद है? धार्मिक आधार पर, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव, अलीगढ़ आंदोलन जिसने इनको यूनाइटेड करने में योगदान दिया, ठीक है। छठा कारण लिखें आप, ब्रिटिश नौकरशाही, ये मुख्य कारण रहे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग आंदोलन खड़ा करने में इन कारणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप समझ सकते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति, अगर आप देखते हैं कि जो व्यक्ति गरीब है वह सैद्धांतिक रूप से किसी भी तरह से अपने आप को किसी अन्य काम के लिए तैयार कर लेता है, यानी उसे तोड़ना बड़ा आसान होता है। और अमीर व्यक्ति संतुष्ट होता है अपनी लाइफ से, तो उसे तोड़ना, वो जल्दी से किसी चीज़ के प्रति क्या नहीं करेगा, अपनी कीमत नहीं गिराएगा। संतुष्ट अगर व्यक्ति है तो अपनी कीमत को क्या नहीं करेगा, निम्न स्तर पर नहीं ले जाएगा। आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। लेकिन जिसको आवश्यकता है, जिसको आर्थिक नीड बहुत ज़्यादा है,
वह अपनी कीमत को कई बार बहुत निम्न स्तर पर तोड़ने के लिए उसको मजबूर होना पड़ता है। तो दिक्कत क्या है कि आर्थिक आधार पर मुसलमानों का पिछड़ापन, हालांकि बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, आज भी भारत में कोई अमीर पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन एक कारण बन जाता है जिसके कारण आपको सामने वाले से अलग किया जा सकता है। तो वहाँ पर वो तीनों तरीके से पिछड़े हुए हैं ऐसा उनको लगता था। ठीक है, हालांकि एक कारण और बन जाता है, जो मुस्लिम्स हैं मुसलमानों की जो स्थिति थी, प्रभावी स्थिति, उसमें कमी आना भी। इसको डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक बार आपको आउटलाइन ही बता रहा हूँ थोड़ी सी, कि जैसे ये भारत के शासक थे, मुस्लिम क्या थे, भारत के शासक थे, शासक रहे थे। अब उन्हें एकदम से कैसा व्यवहार हो रहा है उनके साथ, गुलामों जैसा। तो जो उनकी मानसिकता में बैठी हुई चीज़ें हैं, उसकी वजह से उनके अंदर ये भाव जाग चुके हैं कि हमें अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा या मान मर्यादा के लिए एक बार फिर उठना होगा, हमें प्रयास करना होगा। शासक से किस में कन्वर्ट हो गए वो, गुलामों में, और किसके, अंग्रेजों के गुलाम। और आप सोचिए कि जो व्यक्ति या जिस व्यक्ति के पास अंग्रेज आते थे परमिशन लेने के लिए कि हम व्यापार कर लें, क्या अंग्रेज आते थे कि हमारा शुल्क कम कर दो, हमको माफ़, या हमारा जो कर बन रहा है, टैक्स बन रहा है, उसको ख़त्म कर दो, कम कर दो, हमें छूट दे दो, ऐसी मांगे ले लेकर जिस राजा या शासक के पास ये आते थे, उसकी गुलामी करनी पड़ रही है वापस किसको, मुस्लिम्स को। तो उनकी जो मानसिकता है शासन करने की, उस मानसिकता में क्या पड़ रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उस नकारात्मकता से, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए वह भी एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। चलो इसको और बताएंगे एक एक करके, चलिए एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे।